डिफरेंशियल डीसी एम्पलीफायर ये वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये एक तरह सबट्रैक्टर सर्किट ही है। और इसके अंदर जो वोल्टेज फॉलोवर है, वोल्टेज फॉलोवर बड़ा ध्यान से देखना, इसके अंदर वोल्टेज फॉलोवर क्या है कि ये एक यूनिटी गेन है। ये कौन सा, इसको आप ध्यान से देखिए, कौन सा एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है? नॉन इन्वर्टिंग है। नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर मैंने क्या चेंज किया कि नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था और एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा के ग्राउंड कर रखा था। ठीक है, फॉर्मूला मेरा था 1 प्लस R2 डिवाइड बाई R1, R2 ये था और R1 ये था। अब मैंने R2 को तो जीरो कर दिया और R1 को इनफाइनाइट कर दिया, तो 1 प्लस जीरो बाई इनफाइनाइट, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं जीरो ही मानता हूँ उसको, जीरो बाई इनफाइनाइट वैसे अनडिफाइंड टर्म है लेकिन मैं उसको जीरो मानता हूँ, तो वो टर्म जीरो हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें गेन 1 मिलेगा इसका। तो ये वोल्टेज फॉलोवर है। इस फॉलोवर का मतलब जो इनपुट होगी वही आउटपुट होगी, सेम फेज में होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एसी कपल्ड एम्पलीफायर। एसी कपल्ड एम्पलीफायर की जब आप बात करते हो तो इसके अंदर जो कपलिंग है वो एसी कपलिंग है। इसका मतलब एसी सिग्नल आगे जाएगा, डीसी सिग्नल आगे नहीं जाएगा। एसी सिग्नल को ये पास करेगा, डीसी सिग्नल को ये ड्रॉप कर देगा, डीसी सिग्नल को रोक लेगा ये। ठीक है, क्योंकि हाई रिएक्टेंस ऑफर करेगा ना उसके लिए। तो इसका मतलब इसमें जो सिग्नल आपको आउटपुट में मिलेगा सिर्फ एक एसी सिग्नल एम्पलीफाइड मिलेगा। डीसी फैक्टर जो है वो यहाँ क्लिप हो जाएंगे, वो यहाँ रेस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर। इसका मैं थोड़ा आगे आपको वेव फॉर्म भी बताऊंगा। ये डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज़ होता है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन करने के लिए यूज़ होता है। आप ये देखिए कि जो भी वोल्टेज आप लगाओगे VI, उसका आपको आउटपुट में इंटीग्रेशन होकर मिल गया है। देखिए इंटीग्रेशन होकर मिल गया, इंटीग्रेटर है ये। आप यहाँ पर जनरल फार्मूलाज हैं, I इजिकल टू VI/R होता है, और V आउटपुट क्या होता है, इसमें कैपेसिटर का फार्मूला आएगा -1/C इंटीग्रेशन ऑफ I/dt। यदि आप इसको सीधा फार्मूला याद हो तो हम ये कह सकते हैं I इजिकल टू C dV/dt। ठीक है, C dV/dt, उसी से ये फार्मूला निकला है, इन्वर्स करके उसके आगे इंटीग्रेशन करके, तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेटर होगा, ये डिफरेंशिएटर। अब इसकी वेव फॉर्म भी बना के दिखाऊंगा। ये इसका डिफरेंशिएटर है। डिफरेंशिएटर के अंदर I इजिकल टू C dV/dt, जो फार्मूला मैंने अभी बताया था उससे हो जाएगा। और यहाँ आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, CR dV/dt, मतलब जो इनपुट दोगे आप उसका डिफरेंशिएशन होकर इसमें मिल जाएगा, और साथ में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का तो टर्म रहेगी। ठीक है, उसके बाद है ब्रिज एम्पलीफायर। ब्रिज एम्पलीफायर के अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ब्रिज एम्पलीफायर? देखिए, ब्रिज एम्पलीफायर तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी चीज़ के अंदर स्लाइटली रेजिस्टेंस चेंज निकालना हो कि कितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ। जैसे कोई लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स है, मान लिया हमने कोई वो LDR लगा रखे हैं, LDR के अंदर कितना चेंज हुआ, स्लाइटली चेंज हुआ, तो आप मेज़र नहीं कर सकते उसको, लेकिन आप इसकी हेल्प से मेज़र कर सकते हो। क्योंकि यहाँ इसके अंदर इसकी खासियत क्या है कि मैं आपको जब कंपेरेटर बताऊंगा तब बताऊंगा इसकी मैं आपको, कि ये स्लाइटली भी, क्योंकि ये ओपन लूप में यूज़ हो रहा है, ये ओपन लूप, इसमें कोई फीडबैक सिस्टम यूज़ नहीं किया हमने, तो इसके अंदर यहाँ जो भी माइनर सा भी चेंज आ गया इसके अंदर तो वो एरर सिग्नल क्रिएट कर देगा। यहाँ एरर सिग्नल क्रिएट कर देगा तो आपको आउटपुट में बहुत सारी एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, एम्पलीफाइड, क्योंकि ओपन लूप गेन जो है 1 लाख के करीब होता है, आपको बताया था मैंने। तो ये इसकी आप कैलकुलेशन देख सकते हो। समझ गए ना कि जब तक ये RD, RA, RB, RC, RD ये सभी क्या है, इक्वल हैं, तो जब तक ये बैलेंस है तो आउटपुट में जो करंट जाएगा वो जीरो करंट जाएगा। सॉरी, यहाँ जो बैलेंस्ड है जब तक, तो यहाँ जो वोल्टेज होगी वो जीरो होगी, पोटेंशियल जीरो होगा, क्योंकि ये और ये दोनों बैलेंस्ड है तो जीरो होगा यहाँ। तो जब तक जीरो है यहाँ, तो इसका मतलब क्या है कि आपके आउटपुट जीरो है। यदि बैलेंस्ड ये आपका ये सिस्टम, इसमें कोई एरर नहीं है, तो मतलब ऑफसेट एरर वगैरह कोई नहीं है, तो आउटपुट उस टाइम जीरो होगी। और जैसे ही इसके अंदर थोड़ा चेंज आया तो इसका मतलब ये अनबैलेंस ब्रिज हो गया। ब्रिज, बैलेंस ब्रिज के बारे में तो आपको पता ही है, अनबैलेंस ब्रिज हो गया तो आपको जो आउटपुट मिलेगी वो चेंज होकर मिलेगी, आउटपुट में वेरिएशन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ आप इसकी कैलकुलेशन देख सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। 1 और 16 मिनट हो चुके इस लेक्चर के। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए, ये इसकी कैलकुलेशन है। तो आउटपुट जो वोल्टेज है वो क्या मिलेगी आपको, ये मिलेगी
वी आउटपुट इज इक्वल टू ए डी का मतलब गेन जो है, गेन डेल्टा आर जितना चेंज आया डिवाइड बाई 4R इंटू वी इन, ये आपको मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नॉन लीनियर एप्लीकेशन है। नॉन लीनियर एप्लीकेशन के अंदर ये लोगरिथमिक लॉग है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये लॉग लेने के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ ये आप इनपुट दोगे तो आउटपुट में आपको लॉग होके मिलेगा। ठीक है, आउटपुट में आप देखिए ये लॉग होके मिल गया, नेचुरल लॉग। ठीक है, ये आउटपुट का फॉर्मूला है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ एरर आने की पॉसिबिलिटी होती है, वो अब उसमें नहीं जाऊंगा मैं। तो क्या है यहाँ टेम्परेचर कंपनसेशन के, टेम्परेचर वेरिएशन के साथ उसमें एरर आ जाती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है वो, तो इसलिए इसको टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बनाने के लिए हमने ये किया है। ठीक है, यहाँ आउटपुट आ गई। उसके बाद क्या है एंटीलॉग, ये एंटीलॉग के लिए यूज़ होता है, एंटीलॉग एम्पलीफायर। ठीक है, ये एंटीलॉग ले लिया, एंटीलॉग ले लिया। यदि आप लॉग एंटीलॉग लेना आ गया आपको, तो आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर लोगे, ऑब्वियस सी बात है। यदि आपको यदि V1 और V2 का आपने करना है मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लाई सर्किट हमने ओपैम्प से कोई नहीं बताया अब तक, तो आप क्या करोगे सोच के देखिए, आप क्या कर सकते हो अब तक जितना पढ़ाया उससे। आप क्या करोगे कि V1 का लॉग ले लोगे, V2 का लॉग ले लोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, और उसके बाद जो आउटपुट आई एड समिंग सर्किट का यूज़ करके उसको ऐड कर दिया, जो आउटपुट आई उसका एंटीलॉग ले लिया, तो आपका क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आपको डिवीजन करना हो तो क्या करोगे, आपको V1 पता है, उसका आपने लॉग ले लिया, V2 का लॉग ले लिया, दोनों का लॉग ले लिया, उन दोनों का लॉग V1 माइनस लॉग V2 कर दिया। ठीक है, और जो आउटपुट आई उसका एंटीलॉग ले लिया, तो क्या होगा, आपको डिवीजन मिल जाएगी, मीन्स V1 डिवाइड बाई V2 कर दिया आपने। तो ये लॉगरिथमिक मल्टीप्लायर सर्किट है। और इसी तरीके से आप मल्टीप्लायर सर्किट है, लॉग एंटीलॉग वगैरह लिए इसके अंदर। इसी तरीके से आप एडर सर्किट की बजाय यहाँ पे समिंग सर्किट की बजाय सब्ट्रैक्शन सर्किट यूज़ कर लोगे, तो वो आप लॉगरिथमिक डिवाइडर सर्किट बन जाएगा। ठीक है, हाँ, ये है वेव फॉर्म जनरेटर। वेव फॉर्म जनरेटर के अंदर क्या क्या काम आता है, ये देखो 3 टाइप के होते हैं आपके मल्टी वाइब्रेटर्स। ठीक है, 3 टाइप के मल्टी वाइब्रेटर होते हैं, एस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाईस्टेबल। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस बता देता हूँ आपको। देखिए, हम बात कर रहे थे कि एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल और बाईस्टेबल में क्या डिफरेंस है। देखिए, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के अंदर अपने आप स्टेट चेंज होती रहती है। ठीक है, उसमें स्टेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप स्टेट चेंज होती रहती है। जैसे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये है, और इसके अंदर स्टेट ऐसे रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, अपने आप चेंज होती चली जाएगी। कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, कितना टाइम पीरियड होगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो सर्किट कंपोनेंट लगे हुए होते हैं उनके वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब उसके बाद है यूनिडायरेक्शन एस्टेबल हो गया, ये है एस्टेबल। अब है मोनोस्टेबल की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, मोनोस्टेबल के अंदर क्या होगा, उसकी एक स्टेट स्टेबल होती है, मीन्स फॉर एग्जांपल यदि उसकी पॉजिटिव स्टेट स्टेबल है तो पॉजिटिव चलता रहेगा। आपने ट्रिगर किया तो कुछ देर के लिए वो नेगेटिव पे आ जाएगा, और उसके बाद वापस अगेन अपने आप ही वो पॉजिटिव पे चला जाएगा। फिर ट्रिगर किया, जब भी ट्रिगर करोगे ना, यहाँ ट्रिगर करना पड़ेगा आपको, जब भी ट्रिगर करोगे अपनी स्टेट चेंज करेगा और अगेन ओरिजिनल स्टेट के ऊपर आ जाएगा। ये ओरिजिनल स्टेट यदि उसकी है तो ट्रिगर करते ही वो नेगेटिव में जाएगा, फिर दोबारा से पॉजिटिव में आ जाएगा। उसके बाद है बाईस्टेबल के अंदर क्या होगा, बाईस्टेबल के अंदर जो दोनों स्टेट है ना उसकी स्टेबल होती हैं। जैसे यहाँ चल रहा है, आपने जैसे ट्रिगर किया तो यहाँ चला गया, लेकिन फिर यहाँ चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक दोबारा से ट्रिगर ना करो आप, तो चलता रहेगा। ट्रिगर नहीं करोगे चलता ही रहेगा। तो आपने यहाँ कितनी बार ट्रिगर किया, यहाँ ट्रिगर किया तो चेंज हुआ, यहाँ ट्रिगर किया तो चेंज हुआ। ठीक है, एस्टेबल, मोनोस्टेबल, बाईस्टेबल, ये डिफरेंस है तीनों के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था कि जो
अब मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला था कि जो इंटीग्रेटर होते हैं, इंटीग्रेटर की आउटपुट्स क्या होती हैं और डिफरेंशिएटर की आउटपुट क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा। फॉर एग्जांपल, यदि आप स्क्वायर वेव का, स्क्वायर वेव है इस टाइप में, उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या आएगा, तो ट्रेंगुलर वेव आ जाएगी, इस टाइप में वेव्स आ जाएगी। स्क्वायर का करोगे तो ट्रेंगुलर वेव मीन्स रैंप बनता है, यदि आप एक स्टेप लेते हो तो उसका रैंप बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यदि आप स्पाइक का, स्पाइक है, छोटी छोटी स्पाइक्स हैं, जैसे ये स्पाइक है, ये स्पाइक है, यदि इस टाइप में लोगे तो आपको स्क्वायर वेव मिल जाएगी। तो स्पाइक से स्क्वायर वेव और स्क्वायर वेव से ट्रेंगल, ठीक है, इस टाइप में मिलता है। और यदि आप डिफ्रेंशिएशन लेते हो, डिफ्रेंशिएशन में उल्टा हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन के अंदर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन के अंदर यदि स्क्वायर ट्रेंगुलर वेव है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, स्क्वायर वेव हो जाएगी, और स्क्वायर वेव का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, स्पाइक्स हो जाएंगी, ठीक है। स्क्वायर वेव का क्या हो जाएगा, स्पाइक्स हो जाएंगी, ठीक है, इस टाइप में स्पाइक आ जाएंगी। एक्चुअली वो स्पाइक कुछ इस टाइप में होती हैं यहाँ ऐसे, ठीक है, क्योंकि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में टाइम लगता है, तो इस टाइप में ऐसे। तो इस ये चीज़ ध्यान रखना कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, आपको यदि शेप चेंज करनी हो सिग्नल की तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, स्पाइक्स क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे एप्लीकेशंस हैं ये। अब वापस हम वहीं आते हैं स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में। आपको ऐसे ऐसे ये वेव फॉर्म है, ये यदि क्रिएट करनी है तो क्या करोगे, ये स्ट्रक्चर ये यूज़ होगा इसमें। इसका काम सिर्फ ये है कि कांस्टेंट लेवल पे क्लिप करना है इनका, और इसका कोई काम नहीं है। इसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिल रही है, जीनर डायोड हमने यूज़ किए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जो यदि इसकी वर्किंग समझनी है तो यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है, यहाँ जो पोटेंशियल है इसके ऊपर, वो पोटेंशियल जो यहाँ ड्रॉप हो रहा है, यहाँ जो पोटेंशियल है वो क्या है कि वो इस कैपेसिटर की पोटेंशियल के इक्वल है। जब तक ये कैपेसिटर दोनों तरफ से चार्ज हो सकता है, कैपेसिटर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग हमने किया, ये नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली कितना चार्ज होगा, जितना पोटेंशियल यहाँ अवेलेबल है उतना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है जितना यहाँ पे आउटपुट पे अवेलेबल है। और आउटपुट पे अवेलेबल कितना होगा, जितना यहाँ से आप ये जीनर के अक्रॉस जो होगी उतना यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ चार्ज कितना होगा वो कट लगेगा कहीं जाके, देखो जीनर तक ये चार्ज नहीं हो सकता। ये कहाँ तक चार्ज होगा मैं समझाता हूँ आपको, कि जीनर को एक बार भूल जाओ, ये VZ लिखा हुआ है, VZ इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है। अब देखिए, मान लिया ये इसकी चार्जिंग बीटा V2 तक है। बीटा V2 तक क्यों लिखी, बीटा V2 तक आउटपुट हमने क्यों लिखी, देखो ये बीटा V2 है, बीटा V2 तक इसलिए लिखी क्योंकि जब ये इक्वल हो जाएंगे उसके बाद उसकी फर्दर चार्जिंग, इसकी चार्जिंग इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, कैपेसिटर की चार्जिंग इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे ही वो ज़्यादा होने की कोशिश करेगा तभी अब वो क्या करेगा, ये चेंज कर लेगा, अपना आउटपुट चेंज हो जाएगी। देखिए ये सपोज करो कि ये चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज का मतलब ये ऊपर माइनस है और नीचे प्लस है, इस टाइप में नेगेटिवली चार्ज है। तो माइनस बीटा V2 तक चार्ज है, और उस टाइम जो आउटपुट है वो आ रही है पॉजिटिव, पॉजिटिव आउटपुट आ रही है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आउटपुट आ रही है, इसका मतलब क्या है कि अभी जो आउटपुट आ रही है वो इसके कारण आ रही है, और यहाँ से जो फीडबैक है वो पॉजिटिव जानी शुरू होगी, मींस इसकी चार्जिंग की डायरेक्शन चेंज होनी शुरू होगी। ये नेगेटिव से डिस्चार्ज होना शुरू हो गया और इसकी चार्जिंग पॉजिटिव में होनी शुरू होगी। पॉजिटिव मींस करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। इट मींस ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा, ठीक है। यदि ये पॉजिटिव नेगेटिव बनने की कोशिश करेगा, लेकिन पहले तो पूरा डिस्चार्ज होगा ना, ये डिस्चार्ज होगा, उसके बाद चार्ज होना शुरू होगा, चार्ज होना शुरू होगा, चार्ज होता जाएगा, होता जाएगा। कहाँ तक चार्ज होगा, जब तक कि ये वोल्टेज इसके बराबर ना हो जाए। देखिए अब तक ये डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट करने का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल यहाँ होगी वही पोटेंशियल इसको वो आउटपुट में दे रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है। जैसे ये वोल्टेज पॉजिटिव में इससे ज़्यादा होने की कोशिश करेगी तो डोमिनेट कौन करना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, जस्ट फ्यू फ्रैक्शंस, कुछ फ्रैक्शन ये ज़्यादा होगी, और उस क्या हो जाएगा कि एकदम से क्या होगा कि अब डोमिनेट कौन करने लगेगा, ये। और अब यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज लगी है, ये डोमिनेट कर रहा है, तो आउटपुट क्या आएगी, नेगेटिव हो जाएगी। देखिए एकदम से आउटपुट नेगेटिव हो गई।
अब आउटपुट नेगेटिव हो चुकी है, आउटपुट यहाँ नेगेटिव हो चुकी है, यहाँ फीडबैक जा रही है, ये नेगेटिव फीडबैक जो फीडबैक जा रही है ये इसके ऊपर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जा रही है। ठीक है, यहाँ अब क्या है कि ये वोल्टेज अब डोमिनेट करेगी। ठीक है, ये वोल्टेज अब क्या करेगी, डोमिनेट करेगी एक। ठीक है, और यहाँ अब आपको एक पोटेंशियल मिल रहा है जो नेगेटिव पोटेंशियल है। लेकिन तभी क्या हुआ, जैसे ही ये नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ आया, नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ आया, तो इसकी चार्जिंग भी नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। मीन्स ये पॉजिटिव से डिस्चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव प्लेट ये थी, नेगेटिव ये थी, तो उससे डिस्चार्ज हो गया, अभी अपोजिट चार्ज होगा। इसका मतलब जब इसकी डिस्चार्जिंग होनी स्टार्ट होगी तो अगेन ये इससे कम हो जाएगा, डोमिनेट फिर ये करना शुरू हो जाएगा। डोमिनेट ये करना शुरू हो जाएगा तो ये इस टाइम नेगेटिव वोल्टेज यहाँ मिल है, इसके अंदर फीडबैक में जा रही है, तो इसका मतलब आउटपुट भी नेगेटिव आती रहेगी। कब तक आती रहेगी आउटपुट नेगेटिव, हाँ नेगेटिव में चार्ज होना शुरू हो जाएगा, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये नेगेटिव के अंदर इसके इक्वल चार्ज हुआ, ये नेगेटिव में इसके इक्वल चार्ज हुआ, और जस्ट इसने जैसे ही क्रॉस किया तो ये नेगेटिव वोल्टेज इससे ज़्यादा होगी, नेगेटिव वोल्टेज ज़्यादा होगी, इन्वर्टिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो एकदम से क्या होगा, एकदम से क्या होगा कि यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव पे बदल जाएगा। देखिए ये नेगेटिव है, ये माइनस इधर है, प्लस इधर है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जब आउटपुट इधर नेगेटिव इनपुट लगाओगे तो आउटपुट क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, एकदम से आउटपुट पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव आउटपुट होगी। उसके बाद फिर दोबारा से वही प्रोसेस चलेगा, ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये उस लेवल से थोड़ा सा कम हुआ तो ये डोमिनेट करेगा। मीन्स आप ये मान सकते हो कि ये जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये इससे ऊपर जाएगा, जस्ट ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, चाहे पॉजिटिव साइड में हो चाहे नेगेटिव साइड में हो, ये जो कैपेसिटर की चार्जिंग है ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए इसको क्रॉस करेगी, और जैसे ही वो क्रॉस करेगी ये अपना लेवल चेंज कर लेगा। उसके बाद डोमिनेट यही करता रहेगा, डोमिनेट ये करेगा, पॉजिटिव आउटपुट आ रही है, डोमिनेट ये कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, डोमिनेट ये कर रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ आउटपुट पॉजिटिव आती रहेगी, आती रहेगी, और ये इसकी चार्जिंग पॉजिटिव नेगेटिव से डिस्चार्ज होके पॉजिटिव में चार्ज होना शुरू हो जाएगा। कहाँ तक ये इसके चार्ज होगा, जब तक ये दोनों वोल्टेज बराबर नहीं आ जाते। याद रखना कि जब तक ये वोल्टेज दोनों इक्वल नहीं आ जाती तब तक इसकी चार्जिंग होगी, उससे आगे चार्जिंग नहीं होगी। जस्ट ए फ्रैक्शन उसको क्रॉस करेगा, और वैसे ही क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब आपको समझ आ गया होगा इसके अंदर ये वेव फॉर्म्स कैसे बन रही हैं। ये इसका कुछ मैथमेटिकल पार्ट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये मैथमेटिकल पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सब ये चीज़ बता रखे। लिमिटेशन क्या है, सैचुरेशन ऑफ ओपैम्प सैचुरेट हो सकता है, स्लीव रेट ऑफ ओपैम्प का जो स्लीव रेट है वो भी एक उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्लीव रेट मैंने आपको बताया था कि इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, वहाँ इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। और जीनर डायोड की स्टेबिलिटी वो भी एक इश्यू है इसके अंदर। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो हमने यूज़ किया है वो पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किया है। पॉजिटिव फीडबैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने उसको नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर लगाया है। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक, और जब मैं उसको इन्वर्टिंग पे लगा रहा था तो नेगेटिव फीडबैक यूज़ कर रहा था। अब हम बात करते हैं मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की। मोनोस्टेबल जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर एक स्टेट चलती रहेगी, जैसे ही आप ट्रिगर करोगे वो स्टेट चेंज करेगा, और उसके बाद वापस अपनी स्टेट पे आ जाएगा, और तब जब तक आप उसको ट्रिगर दोबारा से नहीं करोगे वो स्टेट चेंज नहीं करेगा। तो इसके अंदर यहाँ क्या लगाया कि कैपेसिटर थोड़ा चेंज किया, कैपेसिटर के पैरेलल के अंदर एक डायोड लगा दिया। इस पैरेलल के अंदर एक डायोड लगाने का मतलब क्या हुआ कि इसकी इस डायरेक्शन में जो चार्जिंग है वो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी इसकी चार्जिंग इस डायरेक्शन के अंदर। ऊपर से नीचे जब करंट फ्लो करेगा तो 0.7 तक ही चार्ज होगा, उससे आगे क्या होगा, ये 0.7 इसकी वोल्टेज होती है जो इसमें ड्रॉप होता है 0.7 का। यदि सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 का ड्रॉप होता है, उसके आगे क्या होगा, ये चार्ज ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब 0.7 से ज़्यादा इसकी चार्जिंग होगी ही नहीं। यहाँ हमने एक डायोड लिया है। ये इस डायोड का मीनिंग सिर्फ ये है कि यहाँ से सिर्फ नेगेटिव सिग्नल को ही अंदर आने देगा, नेगेटिव ट्रिगर पल्स दे रहे हैं हम यहाँ पर, नेगेटिव ट्रिगर पल्स को यहाँ आने देगा और किसी सिग्नल को नहीं आने देगा। ये कैपेसिटर इसलिए लगाया है क्योंकि कैपेसिटर सिर्फ इस जो वेरिएशन है मीन्स AC फैक्टर को ही अंदर आने देगा, DC फैक्टर को अंदर एंटर नहीं करने देगा। ठीक है, और यहाँ जो हमने ये लगाया है ये रेजिस्टेंस इसलिए लगाया कि जो इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा वही इसके इनपुट में जाएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस ये दोनों पैरेलल हो गए ना एक तरीके से,
तो ये जो इनके अक्रॉस ड्रॉप होगा वही यहाँ इसके अक्रॉस ड्रॉप, सॉरी इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही वो इसके इनपुट में जाएगा। ये इस ट्रिगर के लिए लगा हुआ है। यदि मैं इस ट्रिगर पर उसको नहीं लगाता तो ये सर्किट वर्किंग में ही नहीं है, तो आपका सिर्फ ये वर्क कर रहा है। ठीक है, आप देखिए अब यहाँ देखिए कि शुरू में जो इसकी चार्जिंग है, कैपेसिटर की चार्जिंग, वो 0.7 तक ही है। ठीक है, 0.7 वोल्ट तक ही है। अब आपको एक बार में दिख रहा होगा ये सर्किट 0.7 वोल्ट तक की चार्जिंग है। क्यों? क्योंकि इसकी चार्जिंग इस डायरेक्शन में इससे ज़्यादा हो भी नहीं सकती। जब ये 0.7 तक की चार्जिंग है तो आपको आउटपुट क्या मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। पॉजिटिव मिल रही है, क्यों मिल रही है पॉजिटिव? क्योंकि डोमिनेट ये कर रहा है, डोमिनेट ये कर रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव सिग्नल था तो डोमिनेट ये कर रहा है, आउटपुट क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। आउटपुट क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और वो पॉजिटिव फीडबैक में जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप इसको ट्रिगर करोगे, आपने यहाँ एक नेगेटिव पल्स दी, नेगेटिव पल्स देने के साथ ही क्या हुआ, आपने यहाँ एक नेगेटिव पल्स फीड कर दी। नेगेटिव पल्स फीड करने से क्या होगा कि आप पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जब आप नेगेटिव पल्स दे रहे हो, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर जब आप नेगेटिव पल्स दे रहे हो, इसका मतलब आउटपुट क्या आएगी? आउटपुट आपकी क्या आनी चाहिए? नेगेटिव ही आनी चाहिए, नेगेटिव आउटपुट। हाँ, ये ध्यान रखना, जो ये पल्स है, इस पल्स का साइज इस 0.7 से ज़्यादा होना चाहिए। जो ये पल्स दोगे आप, उसका साइज इससे ज़्यादा होना चाहिए जितनी इसकी चार्जिंग है। इसकी चार्जिंग मैंने क्या बताया था, यदि सिलिकॉन डायोड है तो इसकी चार्जिंग 0.7 तक ही होगी। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है नेगेटिव के अंदर, वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, 0.7 से ज़्यादा क्रॉस करना चाहिए। यदि अब क्रॉस कर गया तो अब यहाँ पे नेगेटिव आउटपुट आएगी। नेगेटिव आउटपुट आएगी तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव सिग्नल आता रहेगा और नेगेटिव आउटपुट आती रहेगी। लेकिन साथ में एक काम और होने वाला है, इसका नेगेटिव में चार्जिंग शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव में चार्जिंग के लिए तो यहाँ हमने कट लगा दिया कि 0.7 तक चार्ज हो सकती है, लेकिन नेगेटिव में पूरा चार्ज होगा। कहाँ तक चार्ज होगा? जब तक ये इसके इक्वल ना हो जाए। जैसा कि हमने पहले एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में बताया था, ये पूरा चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा? जब तक ये इसके इक्वल ना हो जाए। जैसे ये इसके इक्वल होगा, जैसे ये बीटा वी जेड के इक्वल होगा, जैसे ये इसके इक्वल होगा, वी होगा मतलब वी आउटपुट वही है जो इसके वी जेड के अक्रॉस हो रही है। तो जैसे ये इसके इक्वल होगा तो तभी क्या होगा, अब डोमिनेट कौन करेगा? अभी जस्ट ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये डोमिनेट करेगा। तो क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज के साथ डोमिनेट करेगा। नेगेटिव वोल्टेज के साथ इन्वर्टिंग टर्मिनल डोमिनेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, आउटपुट पॉजिटिव आ जाएगी। आउटपुट जैसे ही पॉजिटिव आ जाएगी, इसके फीडबैक में पॉजिटिव जाएगी, लेकिन साथ में ही इसकी नेगेटिव जो पोलैरिटी थी उसका डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो डिस्चार्ज होता जाएगा और उसके बाद क्या है, इसकी चार्जिंग पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। फिर पोलैरिटी तो इसकी देखो, इसकी वेव फॉर्म तो बदल ही गई थी, लेकिन साथ में क्या है, इसकी डिस्चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी और चार्ज दोबारा से पॉजिटिव में होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पॉजिटिव में पूरा चार्ज नहीं होगा, जैसा कि मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में हुआ था। एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में पूरा चार्ज हुआ था। ये कहाँ तक चार्ज हुआ था? इसके इक्वल तक। लेकिन यहाँ अब पूरा चार्ज नहीं होगा, यहाँ सिर्फ इस वोल्ट तक 0.7 वोल्ट तक ये चार्ज होगा। 0.7 वोल्ट तक चार्ज होगा। इसका मतलब ये कभी भी ये कभी भी इस पोटेंशियल तक नहीं पहुंचेगा। तो आउटपुट पॉजिटिव ही आती रहेगी। और अब कब ये अपनी स्टेट बदलेगा? जब यहाँ से एक नेगेटिव ट्रिगर पल्स बाहर से अप्लाई की जाएगी, तब ये चेंज होगा। ठीक है, ये इसकी वर्किंग है। ये सर्किट मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन करने का रीज़न यही है कि आपको किसी भी वेवफॉर्म की ज़रूरत हो तो आप उसके लिए सर्किट बना सको। आईओटी सर्किट्स में कहीं आपको ज़रूरत हो तो आप बना सको। अब उसके बाद कंपेरेटर आता है। आपके आईओटी सर्किट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कंपेरेटर के अंदर क्या होता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक रेफरेंस वोल्टेज ली। मैं एसी का एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैं रेफरेंस वोल्टेज ली, मैंने एक टेम्परेचर सेट किया, उसके रेफरेंस में यहाँ कोई वोल्टेज आ रही है। उसके बाद मेरे रूम का टेम्परेचर अभी ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पोटेंशियल भी ज़्यादा आ रहा है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पोटेंशियल भी ज़्यादा आ रहा है। पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब आपको आउटपुट इसके और इसके अंदर कोई एरर है ना, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो एरर है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको आउटपुट कुछ मिलेगी। जो आउटपुट मिलेगी वो आपके कंट्रोलर को ये बता रहा है कि अभी कंप्रेसर को चलने दो, अभी कंप्रेसर को ऑन रहने दो। जैसे ही वो कंट्रोलर को वो सिग्नल मिलता रहेगा तो कंट्रोलर ये देखेगा कि हाँ अभी ऑन रहे।
ठीक है। और जैसे ही क्या हुआ कि ये आपके रूम का टेम्परेचर रिड्यूस होता गया और वो एक उस टेम्परेचर पर पहुंचा, जैसे ही आपने जो टेम्परेचर आपने सेट किया था उस टेम्परेचर पे पहुंचा, तो इसका मतलब यहाँ जो पोटेंशियल आएगा रूम टेम्परेचर से जो आ रहा है वो यहाँ पोटेंशियल आ रहा है, यहाँ टेम्परेचर को पोटेंशियल में कन्वर्ट करके यहाँ दिया जा रहा है। तो वो और ये इक्वल हो जाएंगे, ये उन दोनों के इक्वल होने से क्या होगा कि ये यहाँ जीरो पोटेंशियल आउटपुट में देगा। मैंने आपको बताया था ना कि ऑप एम्प के यदि दोनों टर्मिनल को सेम पोटेंशियल पे रख दिया जाए तो इनपुट टर्मिनल्स को सेम पोटेंशियल पे रख दिया जाए तो आउटपुट जीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो आउटपुट जीरो आएगी, ये आउटपुट जीरो आएगी तो ये कंट्रोलर की पिन के ऊपर आउटपुट को लो कर देगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप और हाई तो आपके हाथ में है, कैसे भी कर लो उसको, तो उसको लो कर दे, उस पिन के ऊपर लो कर देगा। वहाँ लो जाते ही क्या होगा, कंट्रोलर को ये पता लग गया कि टेम्परेचर इक्वल हो चुका है, रूम टेम्परेचर रेफरेंस टेम्परेचर के इक्वल हो चुका है। तो वैसे ही वो सिग्नल भेजेगा रिलेज को, रिलेज क्या करेंगी कि कंप्रेशर को ऑफ कर देंगी और ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर दोबारा से क्या होगा, ये इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो फिर एरर सिग्नल क्रिएट हो जाएगा। एरर सिग्नल क्रिएट होगा तो फिर वहाँ आउटपुट के अंदर क्या आएगा, आउटपुट में जो दोबारा से वो रिलेज ऑन हो जाएंगी। तो ये सिस्टम चलता रहता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल आप कंपैरेटर का कहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये इसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें जस्ट ये दिखा रखा है कि इस तरीके से जैसे ही आप जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज क्या होगा, ये इनपुट वोल्टेज है, वो आप इंक्रीज़ करोगे तो ये इस तरीके से वेरी होता चला जाएगा, यहाँ अपनी पोजीशन बदल लेगा। वो बता भी रहा हूँ कि यदि मैं उसको इंक्रीज़ करता जाऊँगा तो रेफरेंस के कंपैरिजन में बता रखा है, यदि रेफरेंस वोल्टेज मैंने इतनी रख रखी है तो रेफरेंस वोल्टेज के बाद वो क्या होगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ठीक है। ये मैंने बता रखा है। उसके बाद जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ये कई एप्लीकेशन हो सकते हैं। एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया, दूसरा एग्जांपल इसके अंदर है जीरो क्रॉस ओवर डिटेक्टर। मतलब जब भी आपकी जीरो से क्रॉस कर रही है, कोई सिग्नल जीरो से क्रॉस कर रहा है तो आपको पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा, उसका एक मेथड मैं डायग्राम के अंदर दिखा देता हूँ। ये सर्किट डायग्राम होगा, वेव फॉर्म्स के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको। वेव फॉर्म के अंदर क्या होगा, देखिए यहाँ सर्किट इसके अंदर देखिए, जैसे एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि ऑप एम्प का एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ आपका। ऑप एम्प का गेन बहुत हाई है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑप एम्प का गेन बहुत हाई है, 1 लाख है। यदि उसको ओपन लूप में यूज़ करो तो कंपैरेटर में मैं इसको ओपन लूप में यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 1 वोल्ट का सिग्नल यहाँ दिया इनपुट पर मैंने साइनोसॉइडल सिग्नल दिया 1 वोल्ट का, तो एज पर रूल मतलब यदि मैं गेन की बात करूँ तो वो 1 लाख हो जाना चाहिए, 1 लाख वोल्ट हो जानी चाहिए वो। लेकिन मैंने एक रूल आपको और भी बताया था कि 1 लाख वोल्ट नहीं होगा, वो कहाँ क्लिप हो जाएगा, वो सिग्नल क्लिप हो जाएगा +15 वोल्ट पर और -15। ये मैंने मैक्सिमम वोल्टेज बताई है कि उसको 1 लाख वोल्ट होना चाहिए था। ये मैंने 1 वोल्ट लिया तो उसको 1 लाख वोल्ट पीक अपर जानी चाहिए और एक 1 लाख वोल्ट नीचे जानी चाहिए थी पीक, दोनों तरफ पीक 1 लाख की होनी चाहिए थी। लेकिन क्या होगा, वो सिग्नल 15 वोल्ट अपर अप पे क्लिक हो जाएगा, 15 वोल्ट डाउन पे क्लिक हो जाएगा। ये तो तब है जब मैं बिल्कुल आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो यदि वहाँ मैं कुछ लॉसेस भी कंसिडर करूँ तो 12-13 वोल्ट के आसपास क्लिप हो जाएगा। तो जब मैं 1 लाख वोल्ट के सिग्नल, 1 लाख कितना बड़ा होता है देखो, 1 लाख वोल्ट के साइनोसॉइडल सिग्नल में से यदि मैं 15 वोल्ट या 12 वोल्ट का सिग्नल काट लेता हूँ तो आपको कैसा दिखेगा, सोच के देखिए आप। यदि आपकी अर्थ बहुत बड़ी है, स्फीयर है, लेकिन छोटा हिस्सा आपको कैसा दिखता है, फ्लैट दिखता है ना। तो एक बहुत बड़े सिग्नल के अंदर से बहुत बड़े सिग्नल जो बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है, और उसके अंदर ये तो मैंने बहुत छोटा बनाया है, 1 लाख तो इसके कंपेरिजन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। और यदि मैं उसमें बहुत छोटा सा हिस्सा काट लेता हूँ तो कैसा दिखेगा आपको, वो एक स्क्वायर की तरह ही दिखेगा आपको। मान लिया मैंने इतना हिस्सा काट लिया इसमें से, तो कैसा दिखेगा आपको, एक स्क्वायर की तरह दिखेगा। तो इसलिए कंपेरेटर का यूज़ स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह भी हो सकता है। आप उसमें एक साइनोसॉइडल सिग्नल दो इनपुट में, आउटपुट के अंदर वो क्या होगी, क्लिप होकर मिलेगी। और वो क्लिप किस में से होगी, एक बहुत हाई सिग्नल में से क्लिप होगी। जब वो एक बहुत हाई सिग्नल में से क्लिप होगी तो आपको दिखेगा कैसा, आपको एक स्क्वायर वेव की तरह दिखेगी, ठीक है। और स्क्वायर वेव कितने एम्पलीट्यूड की होगी, 12 वोल्ट एम्पलीट्यूड की, 12 के अराउंड होगी, 12 से 15 वोल्ट के अराउंड। 15 तक तो नहीं पहुंच पाएगी वो, इस वोल्ट के आसपास का होगा। यदि मैं 12 वोल्ट पर ऑपरेट कर रहा हूँ तो 12 वोल्ट से भी कम मिलेगी। वो डिपेंड करता है आप उसको ऑपरेट कितने पर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया 12 to 15 वोल्ट हम उसको ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था।
तो मैं जब जीरो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन की बात करता हूँ, जीरो क्रॉस ओवर की बात करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ भी आपको एक स्क्वायर पल्स शुरू हो रही है तो आप उसको चेक कर सकते हो कि हाँ यहाँ स्क्वायर पल्स शुरू हो गई है, तो वहाँ उसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, स्क्वायर वेव फ्रॉम साइन वेव, स्क्वायर वेव आप साइन वेव से स्क्वायर वेव बना सकते हो। जैसे ये साइन वेव है, इससे आपको स्क्वायर वेव बन जाएगी। ठीक है, यहाँ जो उसका रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वोल्टेज आप वेरी कर दो तो उससे क्या होगा, इसकी विड्थ वेरी होती जाएगी। रेफरेंस वोल्टेज वेरी करोगे तो विड्थ, रेफरेंस जीरो के इक्वल ले लोगे तो ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ बिल्कुल सेम है। आप इसको रेफरेंस वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओ तो जो पॉजिटिव पीक है वो डिक्रीज होती जाएगी और नेगेटिव पीक इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और यदि आप इसको नेगेटिव साइड में आप जीरो से कम लेते जाओगे तो अपोजिट हो जाएगा, ये नैरो हो जाएगी और ये जो अपर है वो विड्थ कम होती चली जाएगी। इन सब के आपके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये टाइमिंग एंड मार्कर सर्किट, जो मार्कर सर्किट की मैं बात कर रहा था कि आपकी एक साइनोसॉइडल सिग्नल जा रहा है, साइनोसॉइडल सिग्नल जा रहा है और आप साइनोसॉइडल सिग्नल के अंदर ये नहीं चेक कर पा रहे सिग्नल कहाँ से शुरू हो रहा है प्रॉपरली और कहाँ ख़त्म हो रहा है। तो क्या है कि आप उसके अंदर इस यहाँ से पास कर लो, यहाँ से पास करोगे तो स्क्वायर वेव, ये कौन सा सर्किट है, एक यदि मैं इसको कंसिडर करता हूँ, ये हाई पास सर्किट है। हाई पास सर्किट का मतलब ये जहाँ पॉजिटिव हाफ होगा, ये जहाँ पॉजिटिव एज होगा, जो स्क्वायर वेव का पॉजिटिव एज होगा और नेगेटिव एज होगा, वहाँ ये आपका स्पाइक्स देगा। ठीक है, और उसको बाद में आपने क्या किया, डायोड लगा के आपने उसको कट क्लिप कर लिया, नेगेटिव हाफ को क्लिप कर लिया, मीन्स आपने एक रेक्टिफायर की तरह, हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह काम किया, तो इसने नेगेटिव जो पीक्स थी वो क्लिप कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मार्किंग आएगी ये कहाँ आएगी, जब आपकी एक पल्स स्टार्ट हो रही होगी। नेक्स्ट मार्किंग कहाँ आएगी, जब आपकी नेक्स्ट पल्स स्टार्ट हो रही होगी। नेक्स्ट मार्किंग कहाँ आएगी, जब आपकी नेक्स्ट पल्स स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब आपको हर पल्स के ऊपर एक मार्किंग मिल गई। ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी, यदि आपको आईओटी सर्किट में कहीं भी रिक्वायरमेंट है तो। ठीक है, बाकी आपके बहुत फेज मीटर, इससे आप दो फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर कर सकते हो। यदि आपको दो साइनोसॉइडल एक साथ दे दी जाए तो आप उसका फेज डिफरेंस चेक नहीं कर पाओगे इजीली, लेकिन आप जो ऊपर जो सर्किट बताया है ये सर्किट आप दो यूज़ कर लो, एक में आपको ये मिल जाएगा, दूसरे के लिए आपको दूसरा मिल जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो इनका फेज डिफरेंस कितना है। यदि यहाँ से यहाँ तक का 360 है तो आप देख सकते हो कि ये कितना है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है इसको कंपैरिजन करना, क्योंकि वेव फॉर्म्स में आपको नहीं पता लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप, वेव फॉर्म्स पूरी वेव फॉर्म दिखेगी तो आप प्रॉपर नहीं देख पाओगे, यहाँ से आपके लिए देखना इजी होगा। ठीक है, ये कंपैरेटर का है। सैंपल एंड होल्ड सर्किट, सैंपल एंड होल्ड सर्किट के अंदर क्या होता है कि जब आप कोई एक सिग्नल लेते हैं तो ये एक स्विच यूज़ हो रहा है, एक स्विच ये यूज़ होगा, स्विच यूज़ होने के बाद इसकी चार्जिंग हो जाएगी और चार्जिंग के रिस्पेक्ट में आउटपुट मिलती रहेगी जब तक कि वो पूरा डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या है कि यदि आप कोई सिंपल सैंपल एंड होल्ड सर्किट लेते हो, यदि आप ऐसा सिस्टम यूज़ नहीं करते तो क्या है कि आपको आउटपुट एक टाइम के बाद नहीं मिलती या बहुत कम मिलती है, तो लेकिन यहाँ आपको आउटपुट मिलती रहेगी। तो ये यहाँ तक मैंने आपको मोस्टली इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी ओप एम्प की, जो आपके काम की हो सकती थी, वो मैंने आपको बता दी है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है ओप एम्प के अंदर, बहुत कुछ आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने जो आपके आईओटी के अंदर कंसेप्ट लेते हुए जो चीज़ें आपके काम की हो सकती वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई थिंक इट इज़ सफिशेंट। और यदि आपको और पढ़ना है तो गायकवाड़ बुक है, वहाँ से पढ़ सकते हो। मिलमैन हेल्कियास के अंदर भी अच्छा दिया हुआ है। मेलविनो एक बुक है, उसके अंदर भी अच्छा दिया हुआ है, उसमें भी कंसेप्ट अच्छे हैं। तो इन सब बुक्स को आप रेफ़र कर सकते हो ओप एम्प के लिए। ठीक है, थैंक यू।